चलिए भाई, कहाँ तक हमारी लास्ट क्लास में बातें हो गई थी, एक बार बता देंगे मुझे। इपॉक्सी वगैरह सब बता दिया था। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Write the IUPAC name of the following compounds. Write the IUPAC name of the following compounds. चलिए, कुछ कंपाउंड्स का आपको IUPAC नेम लिखना है। मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने ये कंपाउंड आ जाता है, किस प्रकार से आप बात करेंगे। यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ है Br, यहां पर लगा हुआ है I। IUPAC नेम लिखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर हमारे सामने है NO2, यहां पर हमारे सामने है Cl, यहां पर हमारे सामने है Br। नाम लिखेंगे। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से कंपाउंड आप लोगों के सामने दिया हुआ है। जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे। पहले दोनों क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है एनसीईआरटी के। संडे को आपको मॉड्यूल सोल्व करना है IUPAC नेमिंग, जहां से शुरू हुआ है एक्सरसाइज 1 में। IUPAC नेमिंग जहां लिखा हुआ है वहां से आगे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में नहीं बनता उसको हाईलाइट करना है, ताकि रिवीजन के टाइम पर उस पर हम ज्यादा ध्यान दे पाए। बताइए, पहले वाले क्वेश्चन को निपटा दिया आप लोगों ने। सबसे पहले जब भी वो बेंजीन के पाई बॉन्ड आपको दिखाए तो आपको क्या बना लेना है, हाइब्रिड। पक्का। नंबरिंग कहां से करेंगे, देखिए ये क्या है आपके सामने, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट्स में एक ही चलता है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। कि आप ऐसे नंबरिंग करो कि आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स दिखाई दे। तो कहां से नंबरिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए। देखिए, एक तो आपके सामने क्या है, आप क्लोरीन से कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे 1, तो 2 इधर जाना चाहिए कि उधर आना चाहिए, इधर, क्योंकि ब्रोमीन नजदीक पड़ेगा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। अब बताइए, इसके लिए अपन अपन लिखना चाहें सेट ऑफ लोकेंट्स, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ लोकेंट्स। इसमें क्या आया है, 1, 2, 4। पक्का। चलिए, एक बच्चा कहता है कि सर नंबरिंग आप ब्रोमीन से कीजिए 1। क्लियर। अब बताइए, 1 के बाद इधर आओगे तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पर आएगा, उधर जाओगे तो 2 पर आएगा। तो इधर जाना चाहिए आपको, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। बताइए सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आए हैं, 1 पर आया है, 2 पर आया है और फिर 5 पर आया है। एक बच्चा और है जो कहना चाहता है कि सर नंबरिंग आप जो है कुछ इस प्रकार से करिएगा। कैसे, कुछ इस प्रकार से करिएगा कि आयोडीन से शुरू हो। अगर इसको 1 देता हूं तो इसको क्या मिलेगा, 2, इसको क्या मिलेगा 3, इसको क्या मिलेगा 4, इसको क्या मिलेगा 5 और इसको क्या मिलेगा 6। बताइए सेट ऑफ लोकेंट्स क्या आएगा, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ये रहेगा क्या, यस। कंपेयर कीजिए, पहला सभी में मामला क्या है, सेम। दूसरे में अगर अपन बात करना चाहें तो ये आउट हो गया है, क्योंकि इसमें आ गया 3, बाकी में क्या चल रहा है, 2। फिर से अगर अपन देखें तो ये भी आउट हो गया है, यानी कि ये वाली जो नंबरिंग है वो क्या है, सही। तो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में फॉलो होता है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से चलेंगे तो नंबर मिनिमम मिलने वाले हैं। क्लियर। तो बताइए, अगर अपन इसका IUPAC नेम लिखने वाले हैं तो इसका IUPAC नेम फिर क्या रहेगा। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या रहने वाला है, रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट्स हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आएंगे।
तो बताइए क्या रहने वाला है, 2 ब्रोमो, पक्का, यस 2 ब्रोमो। उसके बाद 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, उसके बाद 4 आयोडो, उसके बाद बेंजीन। मेन चेन बेंजीन है क्या, यस, दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट में बताइए, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि नंबरिंग हो ना हो यहां से शुरू होनी चाहिए। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6। सर आपको कैसे पता चला, देखिए यहां से ही लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट दिखाई दे रहा है, 1 इमीडिएटली 2 आ गया है, उसके बाद हमारे सामने 4 आ गया, उसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो मामला क्या मिलेगा आपको, गड़बड़। तो बताइए नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, पक्का, यस 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, उसके बाद 4 नाइट्रो, नाइट्रो, और उसके बाद बेंजीन, पक्का, यस ये नाम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ये क्या है आपके सामने, मिथाइल। तो यहां पर नंबरिंग करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 मिथाइल, क्या लिख सकते हैं, 1 मिथाइल, और मेन चेन कौन है, बेंजीन, तो ये रहेगा 1 मिथाइल बेंजीन, पक्का। चलिए, या फिर इसका कॉमन नेम है टोलिन, क्या है, टोलिन, दैट इज एक्सेप्टेड एज आईयूपैक नेम। अगर आप टोलिन लिखना चाहते हैं कहीं पर भी, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं पर टोलिन लिखना चाहते हैं तो फिर नंबरिंग CH3 की साइड से शुरू होगी। 1 मिथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, टोलिन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा CH3, अगर आप टोलिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर नंबरिंग CH3 की साइड से ही होगी, वरना आप जानते हैं ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग करोगे 1,4 1,4, दोनों साइड से जो सेट ऑफ लोकेंट्स आएगा वो क्या आएगा, सेम, देन अल्फाबेटिक ऑर्डर विल बी कंसीडर्ड। और अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है, क्लोरीन, तो नंबरिंग यहां से होनी चाहिए 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, और ये रहेगा 6, पक्का। नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा 1 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, और बेंजीन, बिल्कुल सही, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अब इसका नाम दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है, यह हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, जो कि जेई एडवांस ने भी पूछा। किसने पूछा, जेई एडवांस ने भी। अगर मैं इसका नाम टोलिन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो फिर कैसे लिखूंगा, टोलिन। अब सुनो, अगर टोलिन मुझे लिखना है तो बाय डिफॉल्ट नंबरिंग मिथाइल से होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिथाइल बेंजीन का ही ऑप्शनल नेम क्या होता है, टोलिन। क्लियर। तो अगर आप टोलिन लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, और ये रहेगा 6। फिर आपके सामने रहेगा 4 क्लोरो, क्या रहेगा, 4 क्लोरो टोलिन। क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, टोलिन किसे बोलते हैं, 1 मिथाइल बेंजीन, यानी कि नंबरिंग कहां से होनी चाहिए, मिथाइल के साइड से। अगर आप टोलिन लिखना चाहते हैं तो उस केस में नंबरिंग मिथाइल के साइड से ही स्टार्ट होगी। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। फिर तो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आप लोगों के सामने आएंगी, वन इज एस्प्रिन एंड वन इज पैरासिटामोल। नाम जरूर सुना होगा पैरासिटामोल का। आधे डॉक्टर तो इंडिया में पैदा होते ही बन जाते हैं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ भी हुआ, हल्की छिक भी आई, पैरासिटामोल दो इसको, क्या दो, पैरासिटामोल, मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। बता दिया सभी ने। चलिए, तो अब दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आएंगे, एक एस्प्रिन हो सकता है, आपने नाम एस्प्रिन भी सुना हो, उसके बाद हमारे सामने आएगा पैरासिटामोल, दोनों का ही हम आईयूपैक नेम भी लिखेंगे, दोनों की हमें स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए, क्योंकि एक हमारा चैप्टर आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स गिवन है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये कंपाउंड आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अगला अगर अपन बात करें,
पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, पैरासीटामोल। दोनों के आईपैक नेम लिखेंगे। दोनों के आईपैक नेम लिखेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे। पहले वाले में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। इसको गौर से देख पा रहे होगे तो ये कौन सा है? ईस्टर। और ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड इट विल बिहेव लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? अगर मैं रिंग को पीसीसी मानूं, क्योंकि सीधा रिंग से जुड़ा हुआ है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। अब उसका नाम बताओ, 2 नंबर पर जो लिखा है उसको क्या लिखा जाएगा? उसका सब्स्टिट्यूएंट के नेम पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या रहेगा हमारे सामने? इथेनॉल। इथेनॉल, यही आएगा क्या? इथेनॉल ऑक्सी, पक्का। और फिर क्या लिख सकते हो? बेंजोइक एसिड। चाहो तो आप बेंजोइक एसिड लिख सकते हो, या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो आप लिख सकते हो 2 इथेनॉल। आगे बात समझ में? ऑक्सी, और साथ में क्या लिख सकते हो? बेंजीन। क्या लिख सकते हो? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लीजिए, ये हमारे सामने ड्रग है एस्प्रिन। आपको टाइम आने पर बताया जाएगा, जब आप पढ़ लेंगे चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज वाला, जो चैप्टर है, पढ़ चुके हो क्या? तो वो जब आप पढ़ लेंगे तब आपको बताया जाएगा इसके बारे में कि जो एस्प्रिन है वो एनाल्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है, मतलब पेन किलर। अगर आपको माइल्ड पेन है, बहुत सीवियर पेन के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। माइल्ड पेन है, लाइक हेडेक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स एंटीपायरेटिक ड्रग, यानी कि फीवर को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको फीवर आ गया है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एस्प्रिन। बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, उन सब कारणों को ठीक करता है जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता फीवर में। क्यों? क्योंकि इसके इस्तेमाल से प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? डाउन हो जाती है। तो पता नहीं चलता हमें, आजकल बहुत सारे फीवर ऐसे होते हैं जिनमें प्लेटलेट्स ऑटोमेटिक क्या होती है? डाउन। और ये भी अगर प्लेटलेट्स को डाउन कर देगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इससे बेटर हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं फीवर के केस में, सेफ साइड रहने के लिए। उसके अलावा अगर कोई हार्ट पेशेंट है जिसको हार्ट स्ट्रोक आ चुके हैं, उसको भी ये दिया जाता है, क्योंकि ये ब्लड जो थिक होता है उसको थिन करने का काम करता है। थिक ब्लड को क्या कर देता है? थिन करने का काम करता है। तो इस मेडिसिन के बहुत सारे यूजेज हैं जो टाइम आने पर आपको बताए जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा तो इतना ज्यादा कुछ आपको चीजें समझ में आने वाली है नहीं। नेक्स्ट हमारे सामने है पैरासीटामोल। पहचानिए इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? पहचानिए इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा रहने वाला है? कौन सा है? अमाइड। बिल्कुल सही। नाइट्रोजन पर लगा हुआ क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और उसको सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहां से शुरू होती है? नाइट्रोजन की साइड से। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये क्या रहेगा? 6। तो बताइए इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा हमारे सामने एन, कॉम्प्लेक्स है। 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। फिनोल मत बोल देना इसको, फिनोल तो तब होता है जब वो मेन होता है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। 4 हाइड्रोक्सी, क्या बोला पड़ेगा? फिनाइल। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। रुकिए, और ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं यहां से OH को गायब कर दूं तो आप क्या बोलते? इसको फिनाइल। अगर मैं यहां CH3 लगाता तो क्या बोलते आप? मिथाइल। मान लीजिए अगर मैं आपसे इसका आयुपैक नेम पूछता हूं, बाकी सब आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए सिंपल सा है, इसका आयुपैक नेम पूछता हूं तो बताओ आप इसको बेंजीन बोलोगे कि फिनाइल बोलोगे? फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट है भाई, ये अभी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर इस पर मैंने मान लीजिए यहां पर Cl लगा दिया होता तो फिर आप क्या बोलते? 4 क्लोरोफिनाइल, यही तो बोलते। तो अभी मेन फंक्शनल ग्रुप तो कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपका कौन है? अमाइड। वो तो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखा जाएगा? हाइड्रोक्सी। तो ये लिखा हुआ है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। उसके बाद बताइए मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। तो वर्ड रूट हमारे सामने क्या रहेगा? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पोजीशन है तो बताने की जरूरत नहीं है, अमाइड। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ेंगे।
जल्दी जल्दी निपटा देंगे। निपटा दिया है क्या? स्ट्रक्चर भी याद रखनी है, एस्प्रिन पैरासिटामोल दोनों की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। पैरासिटामोल के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? अमाइड, और एस्प्रिन में कार्बोक्सिलिक एसिड। या ये भी पूछ सकता है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट है। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और नाम लिखेंगे, डीडीटी। नाम सुना है आपने? आप यंग जनरेशन के लोग हैं, हमने तो बहुत इस्तेमाल देखा है डीडीटी का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था डीडीटी। किस लिए बनाया गया था? मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए, लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया। यूएस में 1970 या 72 के आसपास बैन कर दिया गया था। 2008 में इंडिया ने भी इसको बैन कर दिया। देखो कितनी लेट जगते हम। बैन हमारे यहाँ पेपर पर ही होता है, बैन है। जैसे पॉलीथीन बैन कर दी गई इंडिया में, अब कहां मिलती है पॉलीथीन? है ही नहीं, गायब हो गए, एकदम गायब हो जाती है। ऐसे ड्रग्स का होता है, पहले एस्प्रिन ड्रग्स थी वो खूब दी जाती थी, उसके बाद बोला गया नहीं नहीं इसके साइड इफेक्ट है, इसको बैन कर दिया गया। कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। अब उनका क्या, जो जिन्होंने ले ली है, आप सोचिए उनका क्या होगा कि जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक इसको क्या किया है? यूज किया है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अलग तरीके से लेवल पर चलती है। डॉक्टर वही मेडिसिन देता है जो उसका सेलर है उसको अच्छा ऑफर देके जाता है। बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देके जाते हैं डॉक्टर्स को कि सर ये वाली दवाई आप लिखते रहना, हम आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर गिफ्ट पहुंचाते रहेंगे। मामला एकदम अलग है। तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर केवल हॉस्पिटल से कमाता है? नहीं, बहुत जरिए है उसके कमाने के। डॉक्टर बनोगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहला हमारा काम जो रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने क्या है? बेंजीन, और इस पर कोई इस प्रकार से कोई आ जाता है। मान लीजिए साइड चेन में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है, इथाइल और मिथाइल को छोड़कर, तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। किसको? बेंजीन को। किसकी तरह ट्रीट करते रहे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं लिखा हुआ नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, तो आप इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखा जाएगा इथाइल बेंजीन। क्लियर? इथाइल और मिथाइल को छोड़कर कुछ भी आएगा तो बेंजीन को क्या बना देते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा हार्ड एंड फास्ट कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। जैसे इसके केस में इसको क्या बोलोगे? मिथाइल बेंजीन। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, आपके सामने ये आ जाता है। अब देखो सामने ऊपर इथाइल नहीं, इथाइल का भी एच हटाकर क्या लगा दिया गया है? सीएल। तो अब बोलता है कि पीसीसी किसको लेना पड़ेगा? ओपन चेन को। पीसीसी किसको लेना पड़ेगा? ओपन चेन को। अगर साइड चेन क्या है आपकी? इथाइल है या फिर क्या है? मिथाइल। इनके भी एच नहीं हटने चाहिए, इनके भी एच नहीं हटने चाहिए। ये इथाइल और वो मिथाइल। उसके अलावा कुछ भी आता है तो आप फिनाइल को क्या मानकर चलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। हालांकि ऐसा किसी बुक ने आज तक लिखा हुआ नहीं। ये बस आयुपैक नेम जो लिखे गए उनके बेस पर ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो इसमें अगर अपन देखना चाहें तो बताइए मेन चेन किसको सेलेक्ट किया जाएगा? ओपन चेन। जो मेन चेन रहेगी वो हमारी कौन सी रहेगी? ओपन चेन। क्या बात आपको समझ में आई है? चलिए पहला काम तो हमारा हो गया है, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। तो ये रहने वाली है पेरेंट कार्बन चेन। दूसरा टास्क रहता है नंबरिंग का। बताइए कौन से टर्मिनल से नंबरिंग करूं, इससे या उससे? देखिए यहां से करूंगा तो आपके ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन। अगर मान लीजिए मैंने नंबरिंग यहां से की, यहां पर लिखा 1 और यहां पर लिख दिया है 2, तो फिर किस प्रकार से बातें होंगी जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए किस प्रकार से बातें होंगी। सेट ऑफ लोकेंस बताओ क्या आने वाला है? सेट ऑफ लोकेंस बताओ। 1,1,2,2,2,2। पक्का? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DDT। अभी इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नंबरिंग बेटा यहां से करता, यहां लिखता 1 और यहां लिखता 2, तो सेट ऑफ लोकेंस बताओ। 1,1,1, 2,2। सेम सेम, यहां ये 2 है और ये 1 है। इसका मतलब ये नंबरिंग सही है और वो नंबरिंग गलत है। मतलब क्या हुआ कि नंबरिंग आपको यहां से करनी है, वहां से नहीं करनी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? पहला काम
पीसीसी का सिलेक्शन, ओपन चेन यहां क्या रहती है, पीसीसी। मिथाइल और इथाइल है तो आपकी रिंग को यानी कि बेंजीन को पीसीसी लिया जाता है। उसके अलावा फिर बेंजीन को क्या बना दिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट, फिनाइल की तरह उसका नाम लिखा जाता है। तो ये हमारे सामने हो गई है नंबरिंग। अब बताइए ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है कि कॉम्प्लेक्स? फिनाइल खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, उस पर भी क्या लगा हुआ है, सीएल। तो इसमें नंबरिंग कहां से होगी, 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5 एंड 6। नंबरिंग हमेशा कहां से होते हैं, पीसीसी की साइड से। तो रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। बताइए ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है कि अलग अलग है, सेम है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 क्लोरो। क्या लिखा जाएगा, 4 क्लोरो बेंजीन या फिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। पक्का, यस। अगर अपन बात करना चाहें तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स का भी नाम क्या है, क्लोरो। बताइए तीनों का ही नाम क्या आने वाला है, क्लोरो। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप बताइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आना चाहिए, क्लोरो या क्लोरोफिनाइल? क्लोरो। जब किसी का नाम होता है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स का नाम होता है, एक का होता है अंकित और एक का होता है अंकित कुमार, तो पता है रजिस्टर में पहले कौन लिखा जाएगा, एक सिंपल अंकित है और एक हमारे सामने है अंकित कुमार। तो किसका नाम पहले लिखा जाएगा, अंकित, क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट खत्म हो गए हैं और इसमें अभी भी अल्फाबेट बचे हुए हैं। ठीक है, तो अरेंज कीजिए इसको, किस प्रकार से बातें करेंगे हम। 1,1,1 क्या आने वाला है, ट्राई क्लोरो। पक्का, यस। उसके बाद हमारे सामने क्या आएगा, 2,2 20, डाई नहीं 20, बिकॉज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के केस में 20 ट्रिस टेट्रा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रहेगा 20। उसके बाद ब्रैकेट में क्या रहने वाला है, 4 क्लोरो, डाई नहीं लिखना, 4 क्लोरोफिनाइल। आगे बात समझ में, यस। ये हो गए दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट। जब आपने 20 लिख दिया मतलब ये चीज कितनी बार है, 2 बार। आगे बात समझ में, चलिए। मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, 2। वर्ड रूट एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ डीडीटी। इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है, डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई क्लोरो, डाई क्या है, डीडीटी की फुल फॉर्म डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, डीडीटी। ये कभी नहीं सुना ना, पीके सर ने नहीं लिखवाया था इसका नाम, क्या हो गया? नहीं नहीं, आजकल इसका बैन हो गया है ना। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कहां होता है, पंजाब में। आप जानते हैं कि ये जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। शुरुआत में जब इसको बनाया गया था, मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए बनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। क्यों, क्योंकि मलेरिया बहुत जबरदस्त लेवल पर फैल रहा था। अब आप जानते हैं, आप पेशेंट को ठीक करें उससे बढ़िया है जिससे फैल रहा है उसको निपटाओ, क्योंकि पेशेंट इतने ज्यादा हो गए थे कि हॉस्पिटल तो फुल और बाहर लाइन में ही दम तोड़ रहे थे। बहुत ज्यादा लोगों को तो हॉस्पिटलाइज होने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही थी। जैसा आपने कोविड में देखा, पहले सिनेरियो बच्चों को समझ में नहीं आता था कि हॉस्पिटल कैसे फुल हो सकते, इतने ज्यादा हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। लेकिन आपने देखा कोविड में लगभग सभी हॉस्पिटल फुल कैपेसिटी पे चल रहे थे। ऐसे ही मलेरिया के टाइम पे हुआ था। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन महामारी ये भी थी। तो उस केस में फिर किसको लाया गया था, डीडीटी को, कि डीडीटी का छिड़काव करके, आज भी बहुत जगह पर डीडीटी के छिड़काव करके मच्छरों को मारा जाता है, इसलिए इसको लाया गया था। लेकिन बाद में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल निकला। क्या निकला, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप जानते हैं अगर आपने इसका यूज कर लिया तो ये डिग्रेड नहीं होता है। आपको बताया जाएगा इकोलॉजी के अंदर, अगर आपने इसको इस्तेमाल में लिया है एग्रीकल्चर में एज ए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, तो ये धीरे धीरे पानी से कहां जाएगा, रिवर में, रिवर से कहां जाएगा आपका, कहां जाएगा, समंदर में, वहां से मछली में, मछली से आपके अंदर आ जाएगा वापस, और कैंसर कॉजिंग होता है। क्या होता है, कैंसर कॉजिंग। सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट आज कहां मिलते हैं, पंजाब में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होते हैं आपके पेस्टिसाइड्स। पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, जिसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। यस, बीकानेर एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट वहां से आते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका कहां होता है, इसका नहीं मतलब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का। धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये एक साथ नहीं दिखती, ये टाइम के साथ दिखती। स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊं, ऐसा होता था कि डॉक्टर्स खुद
पेशेंट को बोलते थे कि आप सिगरेट पीजिए। देख सकते हो, मतलब 1960-70 की बात की जाए तो आप देखो हिंदी मूवीज में हीरो के पास, विलन के पास ऐसे सिगरेट होती थी। प्रमोट किया जाता था, स्ट्रेस रिलीविंग के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता था। स्ट्रेस क्या करता था? कम करता था। क्लियर? लेकिन उसके इस्तेमाल के 20 से 30 साल बाद उसका साइड इफेक्ट आने लगा कि भाई साहब ये तो कैंसर भी फैलाता है। क्या फैलाता है? अब सोचो, जिसने डॉक्टर ने खुद बोला हो कि सिगरेट पी और 30 साल बाद बोला उसको तेरे कैंसर हो गया है, तो जिन्होंने पी लिया उनका क्या? जिन्होंने पी लिया है उनका क्या? 30 साल पहले इतना ज्यादा स्ट्रेस था भी नहीं जितना अब कैंसर का नाम सुन के आ गया है। स्ट्रेस खत्म करने के लिए आपने पिया था, उतना स्ट्रेस नहीं था जितना अब कैंसर के नाम से आ गया है। तो साइड इफेक्ट किसी भी मेडिसिन के टाइम लेते हैं। जैसे आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई साहब साल भर में वैक्सीन तैयार हो गई है। कोविड जो आया था उसकी इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिलता नहीं है। 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं वैक्सीन को आने के लिए, बहुत टाइम लगता है। इतना जल्दी वैक्सीन आना, तो इसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट निकल सकते हैं। अब पता चला 20 साल बोला गया कि ये कोविड-19 जो आया था उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, तो हम जैसों का क्या, हमने तो लगवा लिया उसको। तो साइड इफेक्ट टाइम के साथ आते हैं, इतनी जल्दी साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको इनकरेक्ट आयुपैक नेम दूंगा और आपको क्या लिखना है? उसका करेक्ट आयुपैक नेम लिखना है। ये कमाल का क्वेश्चन है। गलत नाम देकर सही नाम पूछा जा रहा है। मतलब मैं क्लास में आके बोलूं कि मेरा नाम गौरव नहीं है, बताओ मेरा सही नाम क्या है? हाँ, सौरव। तो फिर कैसे पता लगाया जाए? हालांकि इसमें कोई जादू वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हम पता लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं। तो लिखिए, write down the correct IUPAC name of, write down the correct IUPAC name of, write down the correct IUPAC name of, write down the correct IUPAC name of 2,3 diethyl pentane. Write down the correct IUPAC name of 2,3 diethyl pentane. 2,3 डाइइथाइल पेंटेन। कहता है इसका सही आयुपैक नेम बताइए। मतलब यह आयुपैक नेम क्या है? गलत। यह आयुपैक नेम क्या है? गलत। चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। पहले उसकी बात सुनो, क्या कहना चाहता है? 2,3 डाइइथाइल और पेंटेन। कैसे लिखना है इनकरेक्ट से करेक्ट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमेशा कहां से शुरू करोगे? वर्ड रूट से। कहां से? वर्ड रूट से। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। उससे आगे बढ़ो। कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बताइए नंबरिंग कहां से होगी? टर्मिनल टू टर्मिनल। क्लियर? तो यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? चलिए, क्या बोला था मैंने? 2,3 लिखा हुआ है। यस। तो यहां पर 2 नंबर पर अगर अपन बात करना चाहें तो आपके सामने क्या लगा हुआ है? इथाइल। पक्का? यस। यहां पर 3 नंबर पर भी क्या लगा हुआ है? इथाइल। ये हमने बना ली है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर। ये हमारे सामने इस नाम की स्ट्रक्चर है, 2,3 डाई इथाइल पेंटेन। अब आपको भूल जाना है कि उसने इसका नाम भी बताया था। अब आपको अपने हिसाब से इसका क्या लिखना है? नाम लिखना है। अपने हिसाब से इसका नाम लिखना है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई है, जल्दी से इसका नाम लिखेंगे। मतलब पहले गिवन नाम की स्ट्रक्चर बनानी है, फिर उस स्ट्रक्चर का नाम आपको बताना है। उसने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। पीसीसी के सिलेक्शन में मिस्टेक कर सकता है, नंबरिंग में मिस्टेक कर सकता है, किसी में भी मिस्टेक कर सकता है। क्या उसने पीसीसी का सिलेक्शन सही किया था? नहीं। पीसीसी आपकी यहां से शुरू होकर कहां जानी चाहिए थी? यहां। नंबरिंग कहां से करोगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम। तो फिर क्या देखा जाएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर। मेरे हिसाब से नंबरिंग यहां से होनी चाहिए। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। क्या ये बात सही है? यस। तो नाम सही क्या होना चाहिए था इसका? 3 इथाइल, 4 मिथाइल। और फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन आना चाहिए था? हेक्सेन। ये नाम होना चाहिए था। और देखो क्या नाम इसका आ गया है।
तो इनकरेक्ट आईयूपैक नेम दे, तो क्या हम करेक्ट आईयूपैक नेम लिख सकते हैं? यस। गिवन नेम की स्ट्रक्चर बनानी है, फिर उस स्ट्रक्चर का नाम हम खुद लिखेंगे, खत्म हो गई कहानी। उसने क्या दिया है हमें उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। अब एक पेज छोड़कर हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आईयूपैक नेमिंग को हमने जबरदस्त लेवल पर क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हालांकि यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इस डीयू को ही पढ़ाते रहते हैं एक लेक्चर तक, और पढ़ा के ऐसा लगता है पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा दिया हो, एक क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ये जो होते हैं ये सपोर्टिंग टॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, वहां से क्वेश्चन थोड़ी आता है, क्वेश्चन तो कहां से आते हैं? फिजिक्स से। लेकिन उनके बिना आप टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो जो अब टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आइसोमेरिज्म में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हेडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल सकते हैं आप, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल सकते हैं आप, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल सकते हैं आप इसको। और अगर अपन बात करना चाहें सबसे बढ़िया जो हमारे सामने रहता है, इसको बोलना चाहिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI भी बोला जाता है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। यानी कि जब किसी में हाइड्रोजन्स की कमी हो जाती है तो हम पता लगा लेंगे कि उसमें कितने हाइड्रोजन्स की कमी है। सबसे पहले आपको बहुत ही बेसिक बात पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन होते हैं, सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन होते हैं वो एल्केन के अंदर होते हैं। एल्केन से ज्यादा हाइड्रोजन किसी के पास नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास मिलेंगे? एल्केन। अगर अपन एल्केन लिखना चाहें तो देखो, एल्केन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिंगल। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिंगल। तो बताओ इसमें कार्बन टोटल कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, फिर से मैंने लिखा है CH3, CH2, CH, देखो ऐसे CH3, यहां पर CH3। टोटल बताओ जल्दी से कार्बन कितने हैं? कार्बन 5 है, तो काउंट करके बताओ हाइड्रोजन 12 मिलेंगे। क्लियर? तो यहां से जर्नल फॉर्मूला निकल कर आते हैं। अगर मैं एल्केन का जर्नल फॉर्मूला निकालना चाहूं, किसका निकालना चाहूं? एल्केन का। क्या निकालना चाहता हूं? जर्नल फॉर्मूला। तो जर्नल फॉर्मूला निकलता कहां से है? जर्नल फॉर्मूला यहीं से तो निकल कर आता है। बताइए, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 8। कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 12। यानी कि दुगने से भी 2 ज्यादा। तो अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n नहीं, 2n+2 होंगे। तो ये जर्नल फॉर्मूला निकल कर आ गया कि निकल कर आ गया? किसका निकल कर आ गया है? एल्केन का निकल कर आ गया है। अब पता है बहुत सारे बच्चे इनको याद करते, कुछ मास्टर ऐसे होते हैं कि जर्नल फॉर्मूला पढ़ा के उनको लगता है पता नहीं मैंने क्या ही पढ़ा दिया है। अरे भाई साहब, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। कैसा एग्जाम है? ऑब्जेक्टिव। बोले कि गिवन जर्नल फॉर्मूला एल्डिहाइड का है या नहीं है, तो दिमाग में एक एल्डिहाइड सोच ले और एन की वैल्यू पुट करके देख ले उससे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे अगर आपसे पूछे क्या ये जर्नल फॉर्मूला एल्केन का है या नहीं है, तो आप ये एक एल्केन बना लो। बना लिया एल्केन? क्योंकि आगे हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। एल्केन बना लिया। बताओ कार्बन कितने हैं? 3। एन की वैल्यू क्या पुट करो? 3। देखो ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो ये फॉर्मूला है, और नहीं है तो नहीं है। तो सबको याद क्यों कर रहे हो? जब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो एन की वैल्यू से हम वेरीफाई कर लेंगे कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? गधों की तरह रटते रहते हैं। सामने वाले को भी नहीं पता, क्योंकि खुद ने तो कभी कंपटीशन एग्जाम क्रैक किया ही नहीं है, तो वो क्या बताएगा आपको कि कैसे कंपटीशन एग्जाम को क्रैक किया जाता है। तो इन जनरल फॉर्मूला के पीछे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम सबसे पहले कि हम किस प्रकार से डीयू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके अंदर? हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। हम सीधा लिंक करेंगे इनको किन के साथ? एल्केन्स के साथ। एल्केन में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होते हैं,
एल्केन के कंपैरिजन में जितने भी हाइड्रोजन क्या होंगे, कम, वहां से हम वहां पर निकाल देंगे डीयू। क्या निकाल देंगे? डीयू। देखिए डीयू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी में DU1 आ जाएगा तो अनसैचुरेशन होगा ही होगा, ये कंफ्यूजिंग है। अनसैचुरेशन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना। क्लियर? बेस्ट होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। क्लियर? तो ये छापने के बाद लिखेंगे, छापना है सारा का सारा। एल्केन का जो हमने जर्नल फॉर्मूला बनाया है इसको भी लिखना है। रिएक्शन तो अपन ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होंगी, एक भी नहीं पढ़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसी तरीके से चीजों को लेके चलूंगा। बता दिया है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ DU, कैलकुलेशन ऑफ DU इन हाइड्रोकार्बन्स, इन हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, दैट्स इट, उनका हमें DU निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ DU इन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जिनमें केवल कार्बन और क्या होंगे, हाइड्रोजन, दैट्स इट। तीसरा आइटम आपको दिखाई नहीं देगा, या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, उनका हमें क्या निकालना है, DU। मैं आपको बहुत सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं कैसे निकाला जाता है। देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है C3H6। क्या लिखा हुआ है? C3H6। यहां पर बताओ कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन वाली आपको तुरंत क्या बना लेनी है, एल्केन। 3 कार्बन वाली क्या बना लेनी है, एल्केन। बताइए 3 कार्बन वाली एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। पक्का? अब बताओ यहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 8, और इसमें कितने हैं, 6, तो एल्केन के कंपैरिजन में यहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। अब वो कैसे निकाला जाता है, तो अगर आपको DU निकालना है तो DU रहेगा डेल्टा HN डिवाइडेड बाई 2। हाइड्रोजन का जो भी डिफरेंस होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, खत्म, सीधा क्या जाएगा, DU। तो बताइए कितना डिफरेंस है यहां पर हमारे सामने, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो इसका DU कितना है, 1। अब इस 1 DU का मतलब क्या है वो मैं आपको टाइम आने पर बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल में लेना है। नेक्स्ट मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है C4H8। क्या दिया हुआ है, C4H8। पक्का? तो 4 कार्बन वाली खटैक से क्या बनाओ, एल्केन। बताइए एल्केन का क्या होता है, C4, 4, तो 4 दुगुना प्लस 2 कितना आ जाएगा, 10। पक्का? बताइए DU अगर अपन निकालेंगे तो क्या होता है, डेल्टा HN डिवाइडेड बाई 2, कितने का डिफरेंस है, 2 का, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, DU कितना रहेगा, 1। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने आ गया C4H6। क्या आ गया है, C4H6। बताइए 4 कार्बन वाली एल्केन होती तो हाइड्रोजन कितने होते, 10, और इसमें कितने हैं, 6, डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आने वाला है DU इसका। तो इसका अगर अपन DU निकालना चाहें तो हमारे सामने आ जाएगा डेल्टा HN डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अगर आपने रिएक्शन पढ़ी होती तो मैं और बेसिक से इस पे बातें कर सकता था, लेकिन अभी हमें ऐसे ही बातें करनी पड़ेंगी। फॉर्मूला नहीं रटना है, फॉर्मूला निपट जाएगा, कुछ दिनों बाद आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा, तो लॉजिकली हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ है C5H6, हमारे सामने दिया हुआ, अगर अपन बात करना चाहें C2H2, इनका DU जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। C6H6 जल्दी से निकालो इनके DU। देखो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्या होना चाहिए, 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 होने चाहिए थे, और अगर हाइड्रोजन है कितने, 6, तो डिफरेंस कितने का है, 6 डिवाइडेड बाई 2, DU 3 आएगा इसका। कितने होने चाहिए थे, 2 वाले में, 2 वाले में कितने होने चाहिए थे, 6 है, कितने, 2, डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू DU 2 आएगा।
इसमें होने कितने चाहिए थे? 14 हैं कितने? 6, तो ड्यू कितना आएगा? 4। खत्म हो गई कहानी। तो 5 कार्बन वाली अगर अल्केन होती तो उसमें हाइड्रोजन कितने होते? 5 दूनी 10 और 2 12। बताइए डिफरेंस कितने का है? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डी कितना है? 3। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो 2 वाले में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे? 6। 2 दूनी 4 और 2 6 हैं कितने उसमें? 2। डिफरेंस कितने का है? 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डी कितना है? 2। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें 6 वाले में कितने होने चाहिए थे? 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये हमारे सामने होना चाहिए था। डिफरेंस कितने का है? 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। क्या आपको हाइड्रोकार्बन्स में ड्यू निकालना है? खत्म हो गई कहानी। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, पहले इसको निपटा दीजिए फिर आगे बढ़ो। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि डीयू पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है और कोई ऐसी चीज भी नहीं पढ़ा रहा हूं जिसको आपको याद रखना पड़े। बहुत आसान है ये निकालना, सारा हाइड्रोकार्बन से ही लिंक कर दूंगा मैं। निपटा दिया है क्या? ये 3 तो निपटा दिए होंगे सभी ने। ये भी निपटाएंगे। निपटा दिए हैं पक्का? यानी कि डेल्टा एच एन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डी। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, इफ हेलोजन एटम इज प्रेजेंट then consider it as hydrogen, consider it as hydrogen। ये कहना चाहता है अगर हेलोजन एटम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है तो उसको क्या मान ले? हाइड्रोजन, और डी निकाल दे। यानी कि हेलोजन को क्या मान ले? हाइड्रोजन। लिख ले हिंदी में ब्रैकेट पीछे, हेलोजन को हाइड्रोजन मान ले, खत्म। फिर वापस हाइड्रोकार्बन पर पहुंच जाएंगे हम। अगर हेलोजन एटम आपके सामने गिवन है तो उसको क्या मान लीजिए? हाइड्रोजन, और निकाल दीजिए डी। जैसे हमारे सामने दिया हुआ है C3, अगर अपन बात करना चाहें H5 और Cl, बोलेगा कि भाई इसका डी निकालो। क्या निकालो? डी। तो पहले तो इसको हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कार्बन कितने हैं? 3, एसिड रहने दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 5, और एक हाइड्रोजन किसके नाम का लगा दो? हेलोजन, कि हेलोजन को भी हाइड्रोजन ही मान लो। तो C3 क्या हो जाएगा? H6। आगे आपके सामने हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब बताओ इसको कैसे कंपेयर करते हैं अपन? C3 तो H कितने होने चाहिए थे? 8, और हैं कितने? 6। डिफरेंस कितने का है? 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, पहले आप ध्यान से सुनते जाएंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने था C3H4Cl एंड Br, तो सबसे पहले इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता हूं। किस में कन्वर्ट करता हूं? हाइड्रोकार्बन में। तो हमारे सामने क्या बन जाएगा? C3H कितना हो जाएगा? एक Cl और एक Br। कितने हेलोजन है? 2, तो ये हमारे सामने हो जाएगा H6। बताइए कितना होना चाहिए था? C3H8। एल्केन में 8 हाइड्रोजन होते हैं, डिफरेंस कितने का है? 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ध्यान से सुनते जाएंगे। मान लीजिए हमारे सामने होता C3H4Cl2, आप इसको कैसे हैंडल करते? क्या आप इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। क्या हो जाता? C3H6। अगर एक ही हेलोजन 2 बार है तो 2 काउंट करने पड़ेंगे उसको। जैसे Cl कितने हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। चाहे हेलोजन अलग हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो C3 हमारे सामने हो जाएगा H6।
बताइए C3 कितना होना चाहिए था, H8। तो डिफरेंस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। जल्दी से छापेंगे, फिर आगे आपको फाइंड आउट करने हैं। किसी फॉर्मूले की तरफ मैं आपको नहीं लेकर जा रहा, किसी भी फॉर्मूले की तरफ नहीं लेकर जा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। लोग फॉर्मूला बताएंगे, फिर स्ट्रक्चर से निकालना बताएंगे, फिर दोनों में कंट्रोवर्सी आ जाएगी। दोनों में क्या आ जाएगी, कंट्रोवर्सी, क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसको खुद मालूम नहीं है कि कौन सी चीज कब एप्लीकेबल होती है। निपटा दिया है क्या सभी ने? जल्दी से निपटाएंगे, फिर मैं आगे क्वेश्चंस लिखूंगा, उनके ड्यू आपको बिना पेन चलाए बताने, सीधा दिमाग में ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, ये किसी क्वेश्चन का पार्ट होगा। अगर हमने यही टाइम लगा दिया तो मेरे भाई आगे फिर क्वेश्चन तो और भी टाइम लेगा। तो ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाना चाहिए, फॉर्मूला देखते बता देंगे इसका ड्यू ये होने वाला है। आगे बढ़ जाऊं, चलिए। निकालिए ड्यू ऊपर वाले का। देखिए 4 दूनी 8 और 2 10 होना चाहिए था, 6 और 2 8, तो ड्यू कितना आएगा? ड्यू अगर अपन बात करना चाहें 1, पक्का ऐसे हवा में कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, कार्बन कितने हैं? 5, 5 दूनी 10 और 2 12 होने चाहिए थे, 8 9 10, ड्यू कितना आएगा? 1। ऐसे निकालना है मेरे भाई, फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे वहां पर हम। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, 6 दूनी 12 और 2 14 होने चाहिए थे, 10 11 12 13 14, डिफरेंस कितना है? 0। तो ड्यू कितना मिलेगा? बन गया स्पीड ऑटोमेटिक। अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है, निपटा दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, लीजिए जल्दी से निपटाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर ऑक्सीजन या सल्फर एटम प्रेजेंट है तो क्या करना? उसको इग्नोर। क्या करना? उसको इग्नोर। जैसे क्लास में आप मास्टर को इग्नोर करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन और सल्फर है तो क्या कर दो? इग्नोर। सीधा आपके पास ड्यू निकल कर आ जाएगा। सर मैं आपकी बात समझा नहीं, पहले आप यहां तक छाप के लाओ, मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन पर ध्यान ही नहीं देना है, सल्फर पर भी ध्यान ही नहीं देना है, खत्म हो गई कहानी, सीधा ड्यू निकल जाएगा। जैसे हमारे सामने है C3H8O, तो ड्यू निकालना है। अब बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन है तो कहता ऑक्सीजन को ड्रॉप कर दो, कोई मतलब नहीं है। तुम तो ये देखो C3H8 ही है, ये क्या है? C3H8। बताओ ड्यू कितना होगा? 3 दूनी 6 और 2 8, 8 है, और उसमें भी 8 होने चाहिए थे 3 कार्बन वाले एल्केन में भी। तो डेल्टा HN कितना आएगा यहां पर बता सकते हैं? डेल्टा HN 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ड्यू क्या है? 0। यानी कि हम यहीं से भी बता सकते थे, हमें ऑप्शन को क्या करना था? इग्नोर। हमें तो कार्बन हाइड्रोजन पर ध्यान देना चाहिए था। अब मान लीजिए हमारे सामने यहीं पर आ जाता C3H8 और S, बताओ ड्यू क्या निकलेगा? सल्फर। सल्फर को क्या कर दो? इग्नोर। ऑप्शन को भी क्या कर दो? इग्नोर। तो ड्यू जो हमारे सामने है बेटा क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट हमारे सामने होता C3H6O, जल्दी से बताएंगे कितना आएगा? ऑप्शन को इग्नोर करो, 3 दूनी 6, और कितने होने चाहिए थे? 8, तो 2 का डिफरेंस है, तो ड्यू कितना आएगा? 1। पक्का? यस। मान लीजिए हमारे सामने होता C3H6O2, फिर से क्या आता? 1। अरे ऑक्सीजन एक है या एक से ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, तो ड्यू फिर से क्या आ जाएगा? 1। पक्का? यस। मान लीजिए हमारे सामने C5H10O2, बताओ ड्यू क्या रहेगा इसका? C5H10O2, ड्यू कितना रहेगा हमारे सामने? 1। पक्का? देखिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ रहे हैं। जब तक फॉर्मूला लिखोगे तब तक तो आंसर बता देंगे हम।
दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। पहला हाइड्रोकार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हेलोजन है तो हेलोजन को हाइड्रोजन मान लेंगे, ऑक्सीजन या सल्फर है तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट एक और बचा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या आ सकता है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन आ जाएगा तो हमें क्या करना है, उतना ही हाइड्रोजन क्या कर देना है, कम। तो नेक्स्ट लिखेंगे, कल का होमवर्क पता है ना, मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है। अगर पहले अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर अपनी नोटबुक उठानी है, उसको पढ़ना है। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो वहां से क्लियर करना है। पहला अटेम्प्ट ये लेना है कि क्वेश्चन गलत हुआ है, मैं खुद फाइंड करूंगा कि मेरी गलती क्या है, खुद फाइंड आउट करूंगा। फाइट करना होता है, और आपने देख लिया कि अच्छा ये गलती है तो वो गलती फिर दोबारा नहीं हो सकती। और एक ये होता है पहली बार में क्वेश्चन नहीं बना, मास्टर को शब्द कहना शुरू कर दिया कि ठीक से नहीं पढ़ाया। अरे पढ़ाया तो उसको भी है जिसके सारे बन गए, वो भी तो उसी क्लास के अंदर बैठा हुआ था। अपने आप की गलती फाइंड आउट करो, क्योंकि खुद की गलती खुद ने फाइंड आउट कर लेना, वो गलती तुम दोबारा कभी नहीं करते हो। पता चल जाता है कि ये मेरी मिस्टेक थी। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इफ नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट, if nitrogen atom is present, if nitrogen atom is present, then subtract equal number of hydrogen atoms. If nitrogen atom is present, then subtract equal number of hydrogen atoms. If nitrogen atom is present, then subtract equal number of hydrogen atoms. क्या कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन क्या कर दो, कम, और सीधा कंपेयर कर दो। क्योंकि हमें तो हाइड्रोकार्बन तक ले जाना है, सीधी बात है। कहां तक ले जाना उसको, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हमें हाइड्रोकार्बन में डी निकालना बहुत आसानी से आता है। जैसे आपके सामने दिया वो C3H7N, इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लो पहले। बताइए नाइट्रोजन कितना है, एक, तो नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये क्या बन जाएगा आपके सामने, C3H6। बताइए डी कितना आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, होने कितने चाहिए थे, 8, 1 आ जाएगा। डिफरेंस 2 का डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट मान लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से है C3, और अगर अपन बात करना चाहें H9N, बताइए इसमें डी कितना रहेगा, आप बताओ। नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, कम, C3H8, तो जितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे उतने तो हैं, तो इसमें तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो डी यहां पर हमारे सामने क्या रहेगा, 0। मान लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है C5H13N, बताइए डी कितना रहेगा, बताइए। नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे, कम, क्या बन जाएगा, C5H12, होने भी कितना चाहिए थे, 12, तो डी कितना है, 0। पक्का। अगर आप लोगों के सामने दिया होता कुछ इस प्रकार से C5H11N, इसमें बताएंगे डी कितना है, डी कितना है इसमें, पक्का। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो क्या बन जाता, C5H10, तो यहां पर डी कितना आ जाएगा, 1। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए, पक्का, यस। तो अब आप रिवाइज करवाता हूं आपको, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है तो डी कैसे निकालेंगे, सीधा उसको एल्केन के फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, और हाइड्रोजन का जितना डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दो, खत्म हो गया काम। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगर उसमें हेलोजन प्रेजेंट है तो हेलोजन को क्या मान लो, हाइड्रोजन, और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो। ऑक्सीजन और सल्फर है, इग्नोर कर दो, और नाइट्रोजन है तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम कर दो। सबसे पहले हेलोजन है तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ा दो, नाइट्रोजन है तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स घटा दो, हाइड्रोकार्बन में ले आओ, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन है तो क्या कर दो, इग्नोर, उनको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके सामने डी आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर फिर हम डी पढ़ते ही क्यों हैं जब यहां से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको पूरी एनसीईआरटी में टॉपिक कहीं दिखाई नहीं देगा। हम इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए। क्यों पढ़ते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, और उसी में ही इसका इस्तेमाल आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीयू। अब समझेंगे कि डीयू किसी में है तो हम उसका क्या मतलब निकाल सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीयू,
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ DU, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ DU। अब ध्यान से सुनो, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ आपके सामने C5H10। क्या दिया हुआ है? C5H10। जल्दी से बताओ इसका DU क्या होगा? क्या होगा? DU क्या होगा? 1। अब सुनो ध्यान से, अगर किसी का DU 1 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये क्या है मेरे भाई? ये कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज मोलिकुलर, है कि नहीं है? जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में 1 का मतलब या तो 1 क्या आएगा? पाई बॉन्ड, या फिर 1 क्या आएगा? रिंग। ये बताता है कि जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या दिखाई देगा। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका कुछ इस प्रकार से बन सकता है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहना। ये जो लिख रहा हूं, ये कौन सा फॉर्मूला है? स्ट्रक्चरल। और ये कौन सा है? मॉलिक्यूलर। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए DU1 का मतलब क्या हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या आएगी? 1 रिंग। बताइए रिंग आई कि नहीं आई? आ गई, 101%। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, 1 क्या आ सकता है? पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड आ सकता है। पहले चेक करो, कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। सेटिस्फाई कर रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बिल्कुल। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें एक क्या बना दें आप? पाई बॉन्ड। अब हाइड्रोजन तो पाई बॉन्ड बनाते नहीं है, तो पाई बॉन्ड अगर अपन बात करना चाहें तो बनाएगा कौन? कार्बन। चेक करो, 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है क्या? तो किसी का DU1, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में या तो पाई बॉन्ड आ सकता है या क्या आ सकती है? रिंग आ सकती है। सर थोड़ा सा और बताइए, एक दो एग्जांपल और लीजिए। मान लीजिए आपके सामने है C4H8O। बताओ DU क्या है इसका? DU कितना है हमारे सामने? DU रहेगा बेटा 1। पक्का? यस, DU विल बी 1। कैसे निकाला? ऑक्सीजन को इग्नोर करके। अब देखो 1 DU का मतलब क्या है? 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं, 1 रिंग बना दूं सबसे पहले। आप तो वो देखते रहना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है या नहीं। ये मैंने रखा ऑक्सीजन, यहां पर रहेगा CH2, यहां पर रहेगा CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2। चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है क्या? चेक कीजिए, सेटिस्फाई करता है क्या? यस। अब जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन रिंग के अंदर हो ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसको अगर अपन बनाते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा ही दिखता। मैं ऐसा भी बना सकता हूं, ये देखिए रिंग में तो सारे के सारे कौन आ गए हैं? कार्बन। और ऑक्सीजन कहां चला गया है? बाहर। उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो कुछ भी बना सकता हूं, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें एक रिंग बन सकती है। आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें एक रिंग बन सकती है। चेक कर लो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यानी कि आप ऐसी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जिसमें क्या आएगी? रिंग। या तो रिंग आएगी या फिर क्या आएगा? पाई बॉन्ड आएगा। यानी कि क्या आएगा? 1 पाई बॉन्ड। क्या आएगा? 1 पाई बॉन्ड। जैसे अगर अपन बात करना चाहें तो पाई बॉन्ड मैंने किसके बीच में बना दिया है? कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो जल्दी से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। C4H8O ही है क्या? पक्का? डबल बॉन्ड किसने बना रखा है? कार्बन कार्बन ने। पक्का? यस। या फिर मैं यहां से बेटा ये भी बना सकता हूं, CH3CO, यहां पर है CH2, यहां पर है CH2 और यहां पर है CH3। सॉरी, कार्बन ज्यादा हो गए क्या? CH3। चेक कीजिए मामला सही है क्या? चेक करो मामला सही है क्या? कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहां डबल बॉन्ड किसके बीच में है और यहां किसके बीच में है? उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि किसके बीच में है, लेकिन एक पाई बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। विदाउट पाई बॉन्ड और विदाउट रिंग आप इससे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना सकते। अगर जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे जो कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे, तो स्ट्रक्चर में 100% या तो रिंग आएगी या पाई बॉन्ड आएगा।
उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब यहीं से वो जुगाड़ निकलते हैं क्या, कि अगर रिंग है तो एक रिंग की वजह से डी यू कितना होगा, 1। उल्टा चलो, अब एक डी यू की वजह से मतलब एक रिंग हो सकती है, तो एक रिंग की वजह से एक डी यू भी तो हो सकता है, और एक डी यू की वजह से अगर एक पाई बॉन्ड हो सकता है, तो एक पाई बॉन्ड की वजह से एक डी यू भी तो हो सकता है। हाँ ना, छापिए, आगे बढ़ूंगा जल्दी से। यानी कि आप मोलिकुलर फॉर्मूले को देखकर बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा बनेगा, विद द हेल्प ऑफ डी यू, विद द हेल्प ऑफ डी यू। अगर किसी का डी यू 1 है तो क्या आप कंफर्म करते हैं कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड ही होगा? जूता मारूंगा राक्षस को। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल या कार्बन कार्बन में ट्रिपल। तो अगर अपन देख लें तो देख, यहां तो डबल बॉन्ड है, वहां तो नहीं है। ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? वो सैचुरेटेड। और ये कैसा है, अनसैचुरेटेड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नाम ही कंफ्यूजिंग है। ऐसा लगता है कि अनसैचुरेशन के बारे में बताएगा, लेकिन बताता नहीं है। डी यू किसी का 1 है तो वो अनसैचुरेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जरूरी थोड़ी है पाई बॉन्ड ही बने, और पाई बॉन्ड जरूरी थोड़ी है कि कार्बन कार्बन में ही बने। देखो, अगर ऐसा बनता तो अनसैचुरेशन आ जाता, लेकिन ऐसा बना तो अनसैचुरेशन नहीं आया। और भाई साहब पाई बॉन्ड ही नहीं बना तो बिल्कुल ही नहीं आया। तो डी यू किसी में 1 होने का मतलब, या डी यू किसी में नॉन जीरो होने का मतलब यह नहीं होता कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड ही होगा। कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कंफ्यूजिंग नाम है, इससे बेटर होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, कि भाई साहब हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है इसके अंदर विद रेफरेंस टू एल्केन्स। आप जब भी टेस्ट करवाने जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो कोई ना कोई रेफरेंस वैल्यू तो होती होगी जहां से चेक किया जाता है कि भाई नॉर्मल में इतना होना चाहिए, आप में इतना है, इसका मतलब आपके अंदर इतने हीमोग्लोबिन की क्या है, कमी है। तो वो कहां से पता करते हैं कितने हाइड्रोजन की कमी है? एल्केन से। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई, जल्दी मतलब जल्दी। अगर अपन किसी मोलिकुलर फॉर्मूले से DU1 निकाल लेते हैं तो दिमाग में क्या आना चाहिए? ऐसे नहीं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में या तो रिंग बनेगी या पाई बॉन्ड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलो ना मेरे भाई, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिखे हुए जो आपने लिखे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला केवल ये बताता है किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बताता है कि वो कैसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी के बारे में बताता है। निपटा दिया है क्या? अगर DU 0 है तो ना तो पाई बॉन्ड बना सकते ना रिंग बना सकते। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड में DU क्या आ जाता है, नॉन जीरो, तो आप कंफर्म है वो अनसैचुरेटेड ही होगा। कंफर्म हो अनसैचुरेटेड होगा, कंफर्म हो अनसैचुरेटेड होगा। DU नॉन जीरो, DU यहां पर 1 है, तो जरूरी है यही स्ट्रक्चर बनेगी। वो भी तो बन सकती है, तो इसके नीचे लिखेंगे निकालो क्या, C3 स्ट्रक्चर बना के लाओ उसकी। कहां जा रहे हो, चीजों को उधर धकेल रहे हो। क्या DU फ्रैक्शनल हो सकता है या नहीं हो सकता है? मेरे भाई मैं कह रहा हूं ये टॉपिक आपके सिलेबस का ही। तुम्हें क्या लगता है DU की सारी परतें खोल दी क्या? मत मुझसे बुलवाया करो। जहां से तू पढ़ के आया है ना, उसी मास्टर के पास जाना, पाई बॉन्ड काउंट करना और फॉर्मूला काउंट करना, दोनों से DU अलग अलग आएगा, और वापस आगे बताना कि क्या मिस्टेक है, किसमें क्या मिस्टेक है। पाई बॉन्ड काउंट करोगे और फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों से DU क्या आएगा, अलग अलग आएगा। डिफरेंस बता दे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर मुझे भी बता देना आके। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम्हें पढ़ा रहा हूं? तुमसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोगों को पढ़ाया है, लगातार ऑल इंडिया रैंकर 1 को भी पढ़ाया है, तो आप ये तो मत सोचो कि इसको आता नहीं होगा, बताता नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि पढ़ाता उतना हूं जितना नीट में आता है, मुझे जितना आता है उतना नहीं। अब जहां से तू पढ़ के आया ना ऑनलाइन वाले से,
उसी के सामने दाग देना है क्वेश्चन कि सर पाई बॉन्ड गिनूं तो पाई बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 2, 3, 4, 5 और एक रिंग। रिंग की ड्यू कितना आएगा 6, पक्का। और सर फॉर्मूले से निकालूंगा तो ड्यू अलग आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? कब पाई बॉन्ड काउंट होता है और कब पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है, कौन कौन से पाई बॉन्ड काउंट होते हैं, फिर पता चल जाएगा सामने वाले को कितनी नॉलेज है। फ्रैक्शनल होता है या नहीं होता है वो तो बहुत छोटी सी बात, वो तो क्या है, बहुत छोटी सी बात है। तो वापिस आता हूं मैं, इस पर लिखेंगे, पूछते रहा करो ऐसे। जहां से तू पता करके आया ना, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के लाना। यहां भी पूछना हर एक मास्टर को पकड़ के कि सर ये आज वाइस सर ने क्वेश्चन फेंक दिया चलते चलते। फेंका नहीं, एक्चुअली हमने उसे भिखवाया है, फिर पता लगेगा। देखिए, इफ du इज नॉन जीरो, इफ du इज नॉन जीरो, यानी कि du कैसा आपका नॉन जीरो, 1 2 3 की नंबर में जीरो मतलब du आ रहा है। इफ du इज नॉन जीरो देन कंपाउंड मे और मे नॉट बी अनसैचुरेटेड, then compound may or may not be unsaturated, then compound may or may not be unsaturated, then compound may or may not be unsaturated। पक्का? यस, सही बात है, वो टेक्निकली आपने देख भी लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अगर अपन मान लें du हमारे सामने कितना है, 2 आ जाता है। कितना आ जाता है? du 2 आ जाता है। जैसे आपके सामने दिया हो C4H6, बताओ इसका du कितना रहेगा? C4H6 du निकालो जल्दी से। तो du हमारे सामने क्या रहेगा? 2। अब du 2 आ जाएगा तो हमें क्या सोचना है दिमाग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर du 2 आ जाता है तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो सकता है? 1 ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों के सामने हो सकता है। जैसे कि आप देखते जाना, मैं जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा क्या वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? गौर से देखिए, करता है कि नहीं करता है? ट्रिपल बॉन्ड में ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा, दूसरा तो सिग्मा होता है, क्लियर। यानी कि 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर आ गए, एक ही 2 एटम के बीच में बना हुए दोनों पाई बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं आपके सामने। एक मिनट सर, कैसे? देखो, आप बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते रहना। क्या मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं? गौर से देखिएगा, एक डबल बॉन्ड आप लोगों के सामने ये रहा और एक डबल बॉन्ड आप लोगों के सामने ये रहा, जिसमें से एक तो सिग्मा है और एक, जिसमें से एक तो सिग्मा है और एक, तो यहां पर दोनों पाई बॉन्ड एक ही, 2 ही एटम के बीच में बनाए, देखो। और यहां पाई बॉन्ड कहां बना दिए? अलग अलग। पक्का? चलिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, 1 रिंग हो सकती है, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। पक्का? यस। आप बताओ, एक पाई बॉन्ड की वजह से du कितना होता है? 1। देखा था पीछे? तो 1 ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2। ये बना दी। और 2 डबल बॉन्ड में अलग अलग पाई बॉन्ड बना सकते हैं 2, तो 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। या फिर एक रिंग हो जाए या फिर एक पाई बॉन्ड हो जाए, एक रिंग या एक पाई बॉन्ड साथ में आने चाहिए। ये देखो, इस प्रकार से अगर मैं बना दूं तो गौर से देखिएगा मेरे भाई, क्या ये आपका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है? कार्बन कितने हैं? 4। और अगर अपन बात करें हाइड्रोजन कितने हैं? सही है, बिल्कुल, यस। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, 2 रिंग्स भी हो सकती है। क्या हो सकती हैं? 2 रिंग्स भी हो सकती हैं। किस प्रकार से? ये देखिए, इस प्रकार से रहेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये देखो, 2 रिंग बन गई, 2 रिंग बन गई हैं। अगर आप साफ साफ देखें तो मैं रिंग आपको अलग अलग दिखाता हूं। देखिए, एक रिंग आपको ये दिखाई दे रही होगी, येलो लाइन वाली 3 मेंबर, क्लियर। और एक व्हाइट लाइन वाली दिखाई दे रही होगी, देखो 1 2 3। ये बीच वाला जो है दोनों में कॉमन है, 3 की ये रही, 3 की वो रही। तो कितनी रिंग बन गई इसके अंदर? 2। क्योंकि एक रिंग की वजह से ड्यू कितना होता है? 1। एक की वजह से ड्यू कितना होता है? रिंग की वजह से 1। तो 2 रिंग की वजह से कितना हो गया? 2। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम नॉर्मली क्या करते हैं? ड्यू फाइंड आउट करते हैं स्ट्रक्चर से। अरे ऐसा नहीं होता है, हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनानी होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनानी होती है।
तो जब भी आपके दिमाग में DU2 आए तो क्या क्या सोचोगे आप? अगर DU2 आ गया है कहीं पर तो क्या क्या सोचोगे आप कि सर उसमें क्या हो सकता है? एक ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर बन सकती है, या फिर दो डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बन सकती है, या फिर एक रिंग साथ में एक पाई बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बन सकती है, या दो रिंग्स वाली स्ट्रक्चर बन सकती है, जिसे हम बाइसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसाइक्लो। छापिए, आगे बढ़ूंगा। बल्कि हम उल्टा करते हैं, हम स्ट्रक्चर से ड्यू निकालते हैं। ऐसा नहीं है, हमें मोलिकुलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनानी होती है, क्योंकि आप जानते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या है? जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर तो बनानी होती है हमें। निपटा दिया है क्या? आप निपटाया क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे। आप निपटा दिया है क्या? निपटा दिया है क्या? लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट कैलकुलेट DU इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैलकुलेट DU इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अभी मोलिकुलर फॉर्मूले से निकाल रहे थे, अब स्ट्रक्चर से निकाल देंगे। हालांकि क्वेश्चन टोटली फालतू है, इसका नीट में कोई मतलब नहीं है। जब आप ऐसे भावनाओं में बह जाते हैं ना, तभी आप वो चीजें पढ़ते हैं जो नीट आपसे पूछता ही नहीं है। ऐसे तो अपन कल से हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे। तुम तो कुछ भी पढ़ लो, उसको पूछना तो कहां से है? एनसीईआरटी से है भाई। कोई बोल रहा है मैं तो पढ़ रहा हूं 10-10 घंटे, लेकिन क्या पढ़ रहा हूं? मैं तो हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। कल मैं ज्योग्राफी पढ़ने लग जाऊंगा। तो कुछ भी पढ़ने लग जाएगा, उसने सिलेबस दे रखा है ये पढ़। जैसे ही मैं हिस्ट्री पढ़ाने लगूंगा 2 दिन में सारे बच्चे भग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे पागल हो गया वो, सिलेबस की चीजें तो पढ़ाई, लेकिन ऑर्गेनिक में मास्टर कुछ भी पढ़ाए, बच्चे को पता ही कि क्या है सिलेबस, कहाँ है सिलेबस। मास्टर को जो टॉपिक ज्यादा आता है उसको ज्यादा पढ़ा देता है, भले वो नीट में ना आए। और जो टॉपिक नीट में आता है और उसको नहीं आता है तो नहीं पढ़ाता है, उसको कोई फर्क। बेटा बैलेंसिंग लेकर चलना बहुत जरूरी है। ये तो शुरुआत है, जब आगे चलेंगे तब आएंगे ऑर्गेनिक। ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसका तो मतलब ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DU फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बनाना है बेंजीन, उसमें बताना है DU। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें नेफ्थलीन, तीसरा एंथ्रासीन, चौथा फिनेंथ्रीन, बातें नहीं करेंगे। बस निपटा दिया है क्या? काफी लोगों ने निपटा दिया है भाई, काफी लोग निपट गए हैं। कुछ ने निपटा दिया और कुछ निपट गए हैं। कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो बेंजीन की तो स्ट्रक्चर आपको मालूम होनी चाहिए। इसी प्रकार की स्ट्रक्चर होती है क्या? तो बताइए। सबसे पहले DU, पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। तो एक फॉर्मूला चलता है, शॉर्टकट है वैसे तो। क्या है वो? शॉर्टकट। और आप जानते हैं शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट। तो DU निकालने के लिए एक शॉर्टकट चलता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स।
प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। आगे बात समझ में? चलिए अब बताइए किस प्रकार की बातें होती हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। और रिंग कितने हैं? 1। तो आंसर क्या रहेगा? 4। नेक्स्ट, कई बार वो नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बना देता है। देखिए नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बना कर देता है मेरे, और जब वो स्ट्रक्चर ऐसी बना देगा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। आपको लोग ये बताते हैं, रेजोनेंस पढ़ाते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तो लिमिटेशन होती है, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। मूर्ख है वो, मूर्खता के आखिरी चरम पे है वो। क्योंकि आप बताओ ना इसमें कितने पाई बॉन्ड है। जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको नहीं पता बेचारे को कितने पाई बॉन्ड है, क्योंकि तूने तो गोला बना के छोड़ दिया। आज सोचिए, अगर आपको बेंजीन यू बना के दिया जाता है हाइब्रिड, तो आप खटैक से ही बना लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि ये ऐसा होता है बेंजीन। क्लियर? अब इसमें नहीं पता चलता जिसने नहीं पढ़ा कि कितने पाई बॉन्ड है। तो जब रिंग में ऐसे लगातार गोले बने हो ना, तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना लेना है। क्या बना लेना है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड। यानी कि इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कई इस प्रकार से दिखाई देगी। जबरदस्त बात बता रहा हूं मैं आपको। बना लिया है 2 रिंग। अब कहीं से शुरू कर दो। मान लो डबल बॉन्ड यहां से शुरू कर दिया, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये बनेगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? कितने हैं? 5। और रिंग कितनी है? 2। तो डी कितना आएगा? 7। किसी ने 8 बोल दिया था, उनको लगा 2 बेंजीन जुड़ी हुई हैं, तो 3 और 3 पाई बॉन्ड 6 और 2 रिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अब बताओ, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, रुको, एंथ्रासीन ऐसा दिखता है जिसमें 3 रिंग इस प्रकार से फ्यूज की जाती हैं। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? हाइब्रिड। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ कोई एक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ कोई एक जल्दी से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ कोई एक जल्दी से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ कोई एक जल्दी से। निपटा दिया है क्या? 3 रिंग एज इट इज बना दूं? बेटा जितने बेसिक से मैं बात करूंगा ना, उतना ही सब्जेक्ट आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, यहां डबल बन बनाया, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बन गया है। पता कर लो क्या दिक्कत हो गई। कितनी रिंग है बेटा? 3। पाई बॉन्ड कितने हैं? 7। तो डी कितना हो गया? फिनेंथ्रीन में बस इतना सा होता है कि 2 रिंग तो होती हैं लगातार ऐसे लीनियरली, और 1 रिंग चली जाती है एंगुलर। ऐसे होती है आपकी क्या? फिनेंथ्रीन। पढ़ेंगे हम जीओसी के अंदर। ये क्या होती है? फिनेंथ्रीन। जल्दी से डी निकालेंगे इसका भी। स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। जब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आपको पाई बॉन्ड नहीं पता चलेंगे इसमें। जबरदस्त बात बताई आपको मैंने, हवाबाजी में निपट जाते हैं। जल्दी से बनाओ इसकी कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बना दी है क्या? अल्टरनेट चलने दो पाई बॉन्ड्स को मेरे भाई, अल्टरनेट। यहां से शुरू करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये लो, कितने पाई बॉन्ड आए? 7। और रिंग कितनी है? 3। 10। देखो दोनों का डी क्या होता है? सेम। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है, आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। चलिए नेक्स्ट में बताओ, कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है। यहां पर लगेगा ट्रिपल बॉन्ड, और नीचे कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, उसके बाद 5। 5 पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितनी है? 1। तो डी कितना आ जाएगा? 6। आगे बात समझ में? चलिए उधर उधर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ। CHO कैसा दिखता है? ऐसा, COH। यहां पर CA कैसा है? ऐसा होता है, कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अब याद आने लगा, मैंने बोला था कि भाई साहब कंडेंस जब जब लिखेगा मुसीबतें बढ़ा देगा आपकी। तो बताइए, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। कितने पाई बॉन्ड है? 4। रिंग कोई है क्या? नहीं। पक्का? अब सुनो, फ्रैक्शन वाले इसका जवाब लेके आना है तेरे को मंडे को।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ इसका जल्दी से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ जल्दी से। कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। सल्फर कितना है? 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डी बता जल्दी से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डी बता जल्दी से। ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर कर दे। 4। पक्का? सही। अब स्ट्रक्चर से बता, पाई बॉन्ड कितने हो गए टोटल? पाई बॉन्ड कितने हो गए टोटल? और एक क्या हो गई? ये कह रहा है 6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा है 4। क्या लोचा है, जाने जिन्होंने बोला है फ्रैक्शनल होता है या नहीं। तो ऐसा नहीं है बेटा, आपको बता दिया उतना ही मेरे को मालूम है, ऐसा नहीं करना है। आपके लेवल पर डिस्कस ही नहीं होगा। कुछ लोग अपनी एक्सपर्टीज डीयू तक ही दिखाते हैं, बच्चों के सामने, मास्टर के सामने नहीं दिखा सकते, क्योंकि मास्टर को पता है कहां पर क्या चीजें होती हैं। तो पढ़ाया वही जाता है जो नीट में आता है।